चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हफीज बनारसी साहब ने क्या जबरदस्त लाइन बोली है। शुरुआत कर रहे हैं हम भैया एनसीईआरटी पर आधारित भारतीय भूगोल का हमारा प्रश्न संग्रह चल रहा है और इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। भारतीय भूगोल का एनसीईआरटी का प्रश्न संग्रह है। हिस्ट्री का यानी इतिहास का एनसीईआरटी का हम प्रश्न संग्रह प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों या पुरानी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको शामिल करते हुए एनसीईआरटी का इतिहास का हम प्रश्न संग्रह कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम भैया प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। और भारतीय भूगोल की भी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। तीसरी क्लास आज रहने वाली है, क्लास नंबर 3 रहेगी। एनसीईआरटी पर आधारित हमारी क्लास है और इसमें हमने भैया लेक्चर नंबर 3 है ये, इसमें हमने पुरानी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस को शामिल किया है। और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से क्वेश्चन रहेगा हमारा। और इसमें लेक्चर नंबर 3 है भारतीय भूगोल। शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मुंबई पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। अच्छा, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है बताइए। क्या पूछा गया, मुंबई में पुणे की अपेक्षा क्यों वर्षा ज़्यादा होती है। पहला ऑप्शन है मुंबई पवनाभिमुखी है, या पुणे अधिक ऊंचाई पर है, या मुंबई एक तटीय शहर है, पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक है। तो बताइए क्या आंसर है। तो आंसर भैया जो मुंबई है ना वो पवनाभिमुख यानी जहाँ पवन चलते हैं, बिल्कुल उसकी जहाँ पवन चलती है, वायु चलती है, उसी की ओर है। इसलिए आंसर ये है कि भैया जिस साइड पवनें चलती हैं, पवन अपने साथ वायु यानी अपने साथ क्या लाती है, नमी लाती है, बारिश करती है। तो इसलिए मुंबई उसी साइड पर, इसलिए बारिश हो जाती है। पुणे में इसलिए नहीं होती, पुणे वृष्टि छाया क्षेत्र में कि उस साइड पड़ता है जिस साइड पवन अपोजिट दिशा से आती है, ठीक है, जहाँ बारिश नहीं हो पाती। तो एक प्रकार से वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है जहाँ बारिश नहीं होती पुणे। मुंबई जो पड़ता है पवन अभिमुखी जो क्षेत्र है वहाँ पड़ता है, पवन अभिमुखी क्षेत्र में। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए भारत की जलवायु में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्या मानसूनी नहीं है भारत की जलवायु, गल्फ स्ट्रीम का नहीं है, भूमध्य रेखा का, हिंद महासागर का अस्तित्व। तो बताइए इनमें से किसका नहीं पड़ता है। तो याद रखना गल्फ स्ट्रीम का नहीं पड़ता है। मानसून तो आते हैं, तभी तो मानसून आगे जून में आ जाते हैं। भूमध्य सागर में भैया सर्दियों में एक बारिश होती है जिसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ पवनें। वो जो बारिश जहाँ से जन्म लेती है, या ये कह लो जहाँ से भैया हवाएं मॉइस्चर लेके आकाश की तरफ जाती हैं, भूमध्य से रेखा से लेती हैं। वो कब, सर्दियों में। जिसको पछुआ पवनें बोलते, पश्चिमी पवन या पछुआ पवनों के कारण, या पश्चिमी पवनों के कारण पछुआ यानी पश्चिमी डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। जब बारिश होती है तो भूमध्य रेखा से ही वो जन्म लेती है, भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य रेखा से, है ना। और भूमध्य सागर का भी हाँ भूमध्य रेखा लिखा हुआ है ना, तो भूमध्य रेखा तो बिल्कुल भूमध्य रेखा तो आप कह लो अटलांटिक हिंद महासागर का क्षेत्र, वहाँ बारिश वहाँ तो जन्म ही लेता है मॉइस्चर, मानसून वहाँ पैदा ही हो रहा है भारत का। हिंद महासागर का अस्तित्व बिल्कुल हिंद महासागर से ही आती है। इधर अगर बात करें जब ये पूर्वी साइड से आएगी, अगर पश्चिमी आएगी तो अरब से आती है, तो ठीक बात है। सिर्फ गल्फ स्ट्रीम नहीं है, गल्फ स्ट्रीम का जो प्रभाव है वो यूरोप में है। यूरोप में सर्दियों में एकदम गल्फ स्ट्रीम जाती है भैया, गर्म हवा लेके जाती है, गर्म, और वो क्या होता है वहाँ बर्फ़ें पिघलने लगती है, तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है। इसमें मॉस्को का भी क्षेत्र है, रूस का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। बताइए, ज़्यादातर यूके का क्षेत्र है वहाँ गल्फ स्ट्रीम में, तो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र बताइए। तो वर्ष में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा अगर होती है तो वो कहाँ होती है भैया, कश्मीर के लेह में होती है। पूरा बहुत कम वर्षा होती है कश्मीर का लेह क्षेत्र जो है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत कम वर्षा होती है उधर, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद अब राजस्थान में भी कम वर्षा होगी, पश्चिमी राजस्थान इन क्षेत्रों में, कर्नाटक के पठारी क्षेत्रों में, तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा में। लेकिन भैया इस बिल्कुल लद्दाख में के लेह क्षेत्र में तो और कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। बताओ। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है ये कब पूरी तरह पूरे भारत में फैल जाता है दक्षिण पश्चिम। बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून इसकी बात कर रहे हैं, ये जो निकल के जाता है 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई या 15 जुलाई।
तो याद रखना 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है ये, 10 से 15 जुलाई में फैल ही जाता है ना। भारत में सर्दकालीन वर्षा के क्षेत्र बताओ। तो भारत में सर्दकालीन जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस किस क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा ज़्यादा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में वर्षा ज़्यादा होती है सर्दियों में। ठीक है भैया, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, तमिलनाडु में क्यों होती है? क्योंकि तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून जाते हैं, उससे हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये कारण है। अच्छा, पंजाब में क्यों होती है? पंजाब में जो इस समय वर्षा होती है उसका कारण क्या है? हरियाणा पंजाब में वो होती है भैया शीतकालीन में, अभी बताया मैंने। पंजाब हरियाणा में जो होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है जी, चलो, ये सर्दियों में बारिश करती है जिसको राजस्थान में मावट कहते हैं। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा की अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो बताइए, तो मिट्टी में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय, जैसा लावा टूटता गया तो वो उसका निर्माण हो गया उस मिट्टी का, बेसाल्ट लावा के टूटने से। जलोढ़ मिट्टियों का, लेटेराइट मिट्टी का, लाल मिट्टी का या रेगोर मिट्टी का? बताइए किस मिट्टी का हुआ? वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लेवल, तो आप देख ही रहे हैं। तो क्या है भैया? रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं ना। अच्छा, काली मिट्टी किस फसल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है? तो याद रखना, कपास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, कपास की खेती काली मिट्टी, नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन, श्वेता जताई भी हो जाती है इसमें। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्रफल में पाया जाता है? बताइए, तो कौन सा वन सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जिसमें पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो वो जो है ये सेकंड वाला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, ये जो दिख रहे हैं, पत्ते भी गिराते हैं ये लोग बसंत ऋतु में, तो ये सबसे ज़्यादा हैं भारत में जो देखे जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार के पतझड़ वन आप इसको कह सकते हैं, बड़े क्षेत्रों में बैठे हैं। और जो इनके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल एक है, इस वृक्ष के एग्जाम्पल एक है साल का वृक्ष और एक है सागौन का वृक्ष, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, है ना। अगला क्वेश्चन भैया, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जो जुलाई में प्रारंभ होती है और जिसमें धान ज्वार है और बाजरा ज्वार, ठीक है, मुख्य फसलें हैं? तो बताइए वो कौन सी फसल चक्र है? वो धान की, तो भैया वो खरीफ की फसल है, धान खरीफ की फसल है, याद रखना। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताइए। इसका रंग साधारणतः लाल होता है, सही बात है। इसमें नाइट्रेट और पोटास अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं, क्या ये सही बात है? ठीक है भैया, तो इनमें से पूछो भैया लेटेराइट जो मृदा है उसके बारे में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, सत्य लग रहा है? तो भैया ये लाल मिट्टी जो होती है, लेटेराइट मिट्टी, साधारणतः लाल होती है, नहीं साधारणतः तो लाल नहीं होती है, ज़्यादातर क्षेत्रों में लाल होती है, ये है, लेकिन पूरी तरह लाल नहीं है भाई। पहला कथन तो सही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि लाल तो है, ये तो है, लाल मिट्टी दिख भी रही है, तो लाल तो है, साधारणतः लाल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन पोटास की मात्रा पाई जाती है? नहीं, नाइट्रोजन पोटास की तो कमी पाई जाती है इसमें, है ना, तो दूसरा तो गलत हो गया। चलो, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है, टेपियोका और काजू दोनों ही बड़े अच्छे होते हैं, तो 1-3 सही है भैया, आंसर नंबर डी है। ठीक है, तो याद रखना लोएस की उपस्थिति अच्छी है लाल रंग के कारण। अच्छा, लाल रंग जो है वो किस कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड, तो सही बात है। तो याद रखना लाल मिट्टी लाल है ये, और दिख भी रही है फोटो में। अगला क्वेश्चन, और किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण है। किस कारण प्यारे बच्चों? आयरन ऑक्साइड। ठीक है जी, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने, इंपोर्टेंट क्लासेज है भैया। निम्न में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? बताइए किस कारण आते हैं बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसमें, और किस अवधि में आते हैं? अवधि पूछ रहे, कब बंगाल में आते हैं? भैया अक्टूबर नवंबर में भयंकर चक्रवात आते हैं भैया। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, अक्टूबर नवंबर में। अब क्यों आते हैं? पूरा चक्रवात बनते हैं, उड़ीसा तमिलनाडु देखते हो अक्टूबर नवंबर में बड़े प्रभावित होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका कारण जो आने का जो कारण मैं आपसे कह रहा था, कारण डिस्कस करेंगे। तो कारण है भैया
लौटते हुए मानसून के कारण होते हैं। मानसून लौटते इस समय, लौटते हुए मानसून के कारण ये सब चक्रवात बनते भी हैं, मानसून के कारण। ठीक है जी, लौटते हुए मानसून के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं बताइए। जहां तक भारत में कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, तो भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु है बताइए, कितने हैं भारत में सूक्ष्म कृषि जलवायु। तो भारत में 127 कृषि सूक्ष्म जलवायु है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखो, और जिसमें से 15 तो बड़ी कृषि के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है बताइए। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो चाय के लिए बहुत अच्छी है। तो भैया अम्लीय मिट्टी है। कौन सी है? अम्लीय मिट्टी बड़ी अच्छी होती है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वहाँ, और 200 से 250 बारिश हो जाती है सेंटीमीटर तक, तो वो बड़ी अच्छी रहती है उनके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी जंगल की आग कहा जाता है बताइए। इनमें से किसी जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग जो है भैया वो होता है ब्यूटा, जो ये क्या बोलेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये जो पौधा इसको कहते हैं जंगल की आग, पूरा रेड रेड दिखता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इंपॉर्टेंट है भैया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये एक प्रकार का लाल वृक्ष दिख रहा है आपको, है ना, और इसको जंगल की आग कहा जाता है। ठीक, और इसको उत्तर प्रदेश में प्लास का वृक्ष कहते हैं, और उसका प्लास का वृक्ष कहते हैं, फूल बोला जाता है इनको। कहाँ? यूपी में। और यूपी ने इसको पलास के वृक्षों को, क्या फूलों को क्या है, अपना राजकीय फूल घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, राल प्राप्त होती है। अच्छा, राल कहाँ से प्राप्त होती है? रेशिन। रेशिन जो राल है वो कहाँ से प्राप्त होती है बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राल या रेशिन कहाँ से प्राप्त होती है। तो चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से होती है भैया। क्या? चीड़। चीड़ ऐसे लिखना, है ना। चीड़ के वृक्ष से क्या मिलती है? लार या रेशिन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ऐसे बोलते हैं राल। राल। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा बताइए, बताएं जल्दी से। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो भैया भारत का सबसे शुष्क भाग है जैसलमेर, राजस्थान, पूरा रेगिस्तान है ना भैया। और वर्षा तो आप कह लें इधर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। समझ लो क्या क्षेत्र है फिर ये, है ना। और क्यों कारण है? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। और वृष्टि छाया क्षेत्र भैया ऐसे होते हैं कि ये मान लो ये मरुस्थल के उस ओर है, तो नमी युक्त हवा वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है। तो ये याद रखना, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है इस कारण। अब कारण क्या है, क्यों वर्षा कम हो रही है इतनी? कारण है ये किस में पड़ता है भैया? ये पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र में। किस में पड़ता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में, ये याद रखना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? तटीय क्षेत्रों के निकट खालिस्तान के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। अच्छा बताइए, तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण कौन सी हवा के कारण तापमान कम रहता है तटीय क्षेत्रों पर? तो बताइए कौन सी हवा है, कौन सी बोलते हैं उनको स्थल समीर कहते हैं। स्थल समीर जो होती है, समीर हवा होती है, स्थल समीर। तो तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण भूमि का तापमान कम रहता है ना भैया। रात में जो होता है ना, रेत ठंडा रहता है और दिन में जल्दी गर्म हो जाता है। और पानी इसके विपरीत है भैया, पानी दिन में आपको ठंडा दिखेगा, रात को वो आपको गर्म दिखेगा। ऊपर से वो नमी वाली चीज़ है ना, कि जल्दी रेत जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइए। तो बताइए क्या आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? किस राज्य में? मेघालय। और मेघालय में कौन सा? चेरापूंजी। चेरापूंजी नामक जगह पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भैया। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है बताइए, बताएं जल्दी। और चेरापूंजी मानिसराम जगह है ना, वहाँ ज़्यादा है। चेरापूंजी से भी ज़्यादा जो बारिश होती है मानिसराम में होती है, याद रखना आप लोग। मानिसराम में होती है ना, मानिसराम जो क्षेत्र है वहीं ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मानिसराम जगह कहाँ है? मेघालय। पौधों का सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है बताइए। पौधों को सबसे अधिक जल जो मिलता है वो किस मिट्टी से मिलता है? पौधों को सबसे अधिक जल जो मिलता है किस मिट्टी से? चिकनी मिट्टी से, पासू मिट्टी से, बलुई मिट्टी से, या लोयम मिट्टी से? क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर चिकनी मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी पे नमी धारण कर लेती है पौधों, ज़्यादा उससे ऊपर नीचे पानी नहीं रिसता है।
देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे श्वेत जुताई की मिट्टी कहा जाता है? मैंने कहा था श्वेत जुताई की मिट्टी, तो बताइए कौन सी है? कपास की काली मिट्टी को कहते हैं भैया श्वेत जुताई। बारिश होती है तो ये क्या दिखता है तुम्हें कि इसने अपने आप क्या कर लिया, एक प्रकार से ये आप कह सकते हैं भीग जाती है, चिपचिपी हो जाती है, फिर फिर सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, दरार पड़ जाती है, तो कहते हैं भैया इसमें श्वेत जुताई हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? बताइए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सी बात सही है? ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्या ऐसा है? शीत और शुष्क प्रदेशों में होते हैं क्या ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? क्या ऐसी कुछ बात है? चलो और देखते हैं कौन सा सही बताना है। इन वन क्षेत्रों को वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। हाँ, ये ठीक बात है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? भूमध्य रेखा के आसपास, और वहाँ शीत और शुष्क दोनों प्रदेश नहीं पाए जाते, शुष्क प्रदेश पाया जाता है और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ये ठीक बात है। ये वन विरल नहीं है भैया, ये वन बहुत सघन वन होते हैं ये, तो इसमें बस दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन निम्न वायु दाब पेटी स्थित है, बताइए। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वहाँ निम्न दाब पेटी स्थित होती है। क्यों है, किस कारण वहाँ निम्न दाब पेटी मिलती है भैया? हाई प्रेशर वहाँ जनरेट होता है। क्या आंसर है? जल्दी से आप आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करते रहो मेरे भाइयों। तो बताइए, क्योंकि इंटरट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है वो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है। वो कौन सा क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों? वो होता है भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है वो, ठीक है। बिल्कुल वहाँ दबाव होता है एक प्रकार से, आप कहने वहाँ व्यापारिक पवनें, आसपास की पवनें, तो पूरा एक उत्तरायण और दक्षिणायन हवाएं साउथ पोल नॉर्थ पोल घूमती रहती हैं। तो ये देखा ना इंटरपोल कन्वर्ज जोन, ये इसके आसपास ये घूम रही है, इधर जाएंगी ऊपर चली जाएंगी, फिर इधर ये साउथ पोल में चली जाएंगी, फिर नॉर्थ पोल में भी आ जाएंगी। इसमें हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, तो पूरी तरह से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होती रहती हैं और फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, भूमध्य रेखा के आसपास ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से एक कथन सत्य रहने वाला है, तो बताएं आप जल्दी से, इनमें से प्यारे बच्चों कौन सा एक कथन सत्य है? इंपोर्टेंट है क्वेश्चन और आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो भैया देखो, पढ़ो, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच बहने वाली पवनें पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। क्या ये सही बात है? क्योंकि 30 से 60 जो है, क्या उनको कहते हैं व्यापारिक पवनें? ठीक है भैया, व्यापारिक पवनें एक तो मैं आपको बताऊं जो पाए जाएंगे ना, वो 30 से 60 नहीं, वो 60 से 70, लगभग 66.7 से इस डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में पाई जाती है ना भैया, इतने ही नॉर्थ में और इतना ही साउथ में। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही होगा, पहला स्टेटमेंट तो, है ना। दूसरा पढ़ते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता यानी कि मॉइस्ट एयर पछुआ पवनों का भाग है। बिल्कुल ठीक बात है, पछुआ पवन शीतकाल में बारिश करती है, वही तो हम बातें कर रहे हैं, वो पछुआ पवन नहीं है। तो दूसरा सही है, बिल्कुल यही सही है, बाकी और गलती हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। तो बताइए पहले कौन सी ऋतु आती है, फिर उसके बाद कौन सी ऋतु आती है। चलो करते, उसी के हिसाब से बांटेंगे। तो भैया सबसे पहले आती है बसंत ऋतु। बसंत कहाँ है? तो पहले 3 आंसर हैं। बसंत के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, आती है ना भैया, 3 के बाद 2 आना चाहिए, हाँ ठीक है, 3 2। पहले ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, फिर आती है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आती है प्यारे बच्चों वर्षा ऋतु, तो 4 आना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है ना। शरद ऋतु के बाद एक हेमंत ऋतु होती है, फिर शीत ऋतु होती है। तो ऐसे, तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर भी है प्यारे बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है। बसंत ऋतु चैत्र से वैशाख तक होती है, मार्च से अप्रैल तक, जिसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु समर सीजन ज्येष्ठ से आषाढ़ तक, अप्रैल से जून। वर्षा ऋतु रेनी सीजन आषाढ़ से सावन, जून से अगस्त। शरद ऋतु जिसको ऑटमन सीजन कहते हैं भैया, याद रखना, ये भद्रपाद अश्विन से लेकर अश्विन यानी जिसको सावन कहते हैं वहाँ तक, अश्विन तक, क्वार तक, अगस्त से अक्टूबर। हेमंत ऋतु जिसको हेमंत सीजन या प्री विंटर सीजन कहते हैं, कार्तिक से पूस तक होता है, अक्टूबर से दिसंबर। शीत ऋतु होती है विंटर भैया, माघ से फागुन यानी दिसंबर फरवरी तक।
ये होती है। ठीक है, तो याद रखना, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो पहले कौन सी आती है? पहले आती है प्यारे बच्चों बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शीत ऋतु। ये होते हैं भैया। और इनमें भी अगर आपको सिर्फ ग्रीष्म और इसमें जानना है तो पहले कौन सी आती है? पहले आती है बसंत, फिर उसके बाद आती है गर्मी के बाद आती है भैया वर्षा, वर्षा के बाद सर्दी आती है। याद रखना, गर्मी वर्षा सर्दी, उससे पहले बसंत, बसंत गर्मी सर्दी वर्षा, फिर सर्दी, बीच में वर्षा आती है ना, फिर सर्दी आती है। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु। चेरापूंजी स्थित है कहाँ है बताओ? है तो मेघालय में चेरापूंजी मेघालय में ही, मानेसराम भी मेघालय में ही रीजन है। तो बताइए कहाँ है चेरापूंजी? तो चेरापूंजी भैया खासी पहाड़ी मेघालय में ही पड़ती है। खासी पहाड़ी है जो मेघालय की, वहीं पड़ती है। क्या सुंदर दृश्य है, देखो। भारत में निम्न में से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है बताइए? तो उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मालाबार तट पर, गुजरात तट पर, कोरोमंडल तट पर। तो नॉर्थ ईस्ट से आती है भैया हवाएं। तो बताओ, नॉर्थ ईस्ट से ऐसी हवाएं आती हैं। तो कहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा ये कर रही है? तो भैया कोरोमंडल तट है ना, ऐसे कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है, यहाँ पहुँचेंगे। तो आंसर क्या है जी? कोरोमंडल तट पे करेंगे, ना मालाबार, ना गुजरात, ना कोंकण, क्योंकि ये सारे इस साइड पड़ते हैं ना, तो इस साइड। हाँ, भारत में के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मात्र क्रमशः कम हो जाती है। तो बताओ, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्रमशः कम होती है। किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, क्योंकि शुरुआत ही पश्चिम से। तो क्या आंसर होगा बताओ प्यारे बच्चों? तो ये पश्चिम से पूर्व होती कम होती है, पश्चिम में ज़्यादा करेगी। राजस्थान में भी करती है, मावट नाम की वर्षा, यही पश्चिम विक्षोभ यानी पवन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह लो, है ना भैया, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको सुमेलित करना, एक तरफ आपको नगर दिया, दूसरी तरफ आपको भूकंपीय क्षेत्र दिए, और मिलान कर दो आप। देखते हैं क्या इसमें से निम्न कौन सा सुमेलित है। एक ही सुमेलित होगा, बाकी सुमेलित नहीं होंगे भैया। तो बताइए कौन सा सुमेलित है? तो श्रीनगर आता है भैया भूकंप जोन 5 में, ये सही बात है। बाकी इसके अलावा और भी कोई सत्य बात है ही नहीं। तो क्या है? तीसरा सही है भैया। याद रखना, भूकंप जोन कुल कितने हैं? 5 भूकंप जोन है। पहला है नहीं, पहला कोई भूकंप जोन नहीं है, 2 से शुरू होते हैं। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है जी। तो याद रखना, जो भूकंप नोम 5 हैं वो 9 रिएक्टर स्केल तक के बहुत खतरनाक भूकंप होते हैं उधर। ठीक है भैया। जो भूकंप जोन है वहाँ 6 रिएक्टर तक के आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 1 से 9 तक होते हैं रिएक्टर स्केल पर पॉइंट। हर बिंदु दूसरे से 10 गुना खतरनाक भूकंप के साथ आता है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से ही गलत होगा और बाकी सही होंगे। तो देखते हैं कौन सा गलत है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, ये तो सही बात है। क्रेब्स के अनुसार रेगूर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी, ये भी सही बात है। क्रेब्स ने कहा बड़ी अच्छी मिट्टी है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल नमी धारण करने की उचित क्षमता होती है, पर लेकिन जब ये सूख जाती है तो दरार भी पड़ जाती है इसमें, ये भी सही बात है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये नहीं भैया पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, दक्कन के पठार में। ये गलत आंसर है, तो यही आंसर है, गलत है इसका। बाकी सब काली मिट्टी के बारे में सही है। एक कथन करते नीचे वाला 4th। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? बताइए, मिट्टी का कौन सा वर्ग है जो भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जंगली मिट्टी? तो बताओ जल्दी से, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो याद रखना, भारत में भैया नदियाँ ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या है? जलोढ़ मिट्टियाँ लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। उसके बाद काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, 5 लाख के आसपास। सबसे कम मिलेगी पीट या जैविक मिट्टी कह लो आपको, जो दलदली क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मिलेगी, 1 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ऐसा क्षेत्र है वो। मिट्टी के खारपन, ठीक है, याद रखना भैया। ठीक है, अच्छा कोई पूछ रहा है कि लेटेराइट मिट्टी कितनी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी भैया ऐसा है कि 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है ना। ऐसे आज तक कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो वैसे भी याद नहीं रखने होते। मिट्टी के खारापन एवं क्षारीय की समस्या का समाधान है, बताइए। तो क्या है भैया? मिट्टी के खारापन, मिट्टी पे भैया जब सिंचाई करते हैं तो पूरा नमक सा वाइट कलर का जम जाता है और क्षारीय हो जाता है पूरा। क्षारीय बोलते हैं उसको जब नमक जम गया तो वही। तो उसका क्या है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखा। तो भैया क्या है? अब जिप्सम का उपयोग कर लो खेतों में, जहाँ जहाँ अम्लीय ज़्यादा है वह जिप्सम का क्षारीय ज़्यादा है वह जिप्सम यूज कर लो, खारापन ज़्यादा है तो जिप्सम यूज कर लो, आंसर हो।
तो ये याद रखना, जिप्सम का यूज करने से चीज़ें समस्या हो जाती हैं भैया। या फिर आप क्या कर लो, ढैंचा बो लो, ढैंचा होता है ना, हरी फसल होती है ढैंचा, उसको बो के उसको जोत लो, वो भी इस खारापन से और इस क्षारीय मिट्टी से आपको राहत देगा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाली जंगल से घिरा है, बताइए। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते? तो मध्य प्रदेश। देखो भैया, जंगल वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, जनजातियाँ भी सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का बारकोड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, आपकी फ़ोन पर, आप इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका PDF मिल जाएगा आपको। भैया इसके अलावा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन ऐड आए तो आपको स्किप मत करना। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐड आए उसको स्किप ना कर दें और पूरा वीडियो देखें, ऐड देखें। हमारी जो चैनल पे है वो ऐसे नहीं सारी ऐड देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, हमारी जो आ रही है उसको देख लो आप, बाकी आपकी मर्जी है। आप इसके अलावा भैया NCERT का पूरा इतिहास का प्रश्न संग्रह कंप्लीट कर चुके हैं, पुराने प्रीवियस ईयर सहित। अब हमने शुरू की थी ज्योग्राफी भारतीय भूगोल की, उसको याद है। इसके अलावा भैया UPPCS, PCS और UGC नेट SCGL के लिए ताबड़तोड़ क्लास चली हुई है हिस्ट्री की, उसको भी आप देख सकते हैं भैया। जय हिंद, जय भारत।